अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, यूनिट नंबर 13 साउंड के। और फर्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज द प्रोसेस ऑफ साउंड ट्रांसमिशन फ्रॉम आउटर ईयर टू ब्रेन। ये मेरे लेक्चर सीरीज़ में इसका टॉपिक है, मैंने अपलोड किया हुआ है ह्यूमन हियरिंग सिस्टम, तो आप उसमें देख सकते हैं। मैंने उसमें इसको डिटेल में समझाया हुआ है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो हम डिटेल नहीं करेंगे। आपके कानों के ना 3 हिस्से होते हैं, जैसे आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। अब क्या होता है कि आउटर ईयर ड्रम तक ख़त्म हो जाता है, फिर मिडिल ईयर यहाँ तक ख़त्म हो जाता है और फिर इनर ईयर स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली होता क्या है कि जब आपके पास साउंड आती है, साउंड वाइब्रेशंस की फॉर्म में होती है। साउंड आई, साउंड ये इसको बोलते हैं एयर केनाल। साउंड एयर केनाल के ज़रिए कहाँ तक पहुँची? एयर ड्रम तक पहुँची। एयर ड्रम पे जाके, क्योंकि वाइब्रेशंस है ना, तो वाइब्रेशंस जब एयर ड्रम तक पहुँचती हैं तो वो इसको भी वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं। अब ये वाइब्रेशंस, इसके बाद क्या लगा हुआ है? बोन्स लगे हैं। ये वाइब्रेशंस बोन्स पे ट्रांसफ़र हो जाती हैं। बोन्स आपके पास 3 तरह की होती हैं, ठीक है। यहाँ पे इनके नेम्स भी लिखे हुए हैं। बोन्स इस तरह की होती हैं। तो बेसिकली ये बोन्स तक चले गए। अब जब ये वाइब्रेशंस बोन्स तक गई तो यहाँ से ये क्या करती हैं, इसके साथ कोक्लिया अटैच हुआ हुआ है तो कोक्लिया में चली जाती हैं। कोक्लिया में ना ऐसे जैसे देखा होगा आपने स्नेल, उसकी शेप की, उसके अंदर भी फ्लूइड होता है ना, लिक्विड भरा होता है। इसके अंदर इस वाले हिस्से में फ्लूइड भरा होता है। तो अब ये वाइब्रेशंस इस फ्लूइड के अंदर चली जाएंगी। तो जब भी पानी के अंदर वाइब्रेशंस जाती हैं तो वहाँ पे क्या बना देती हैं? वेव्स बना देती हैं, ये हमें पता है। तो यहाँ पर उन वाइब्रेशंस की क्या बन जाएगी? वेव्स बन जाएगी। अब ये वाइब्रेशंस की जब वेव्स बन गई तो अभी इसी कोक्लिया के अंदर ही क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है। एक क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। ऐसे करके आप मेम्ब्रेन समझ लो। और उसके ऊपर ऐसे टाइनी हेयर्स होते हैं। ये बेसिकली हेयर्स नहीं होते, हेयर सेल्स होते हैं। और हेयर सेल्स हो गए। अब क्या होता है कि जब ये वेव्स जो बन गई थी, ये वेव्स इस मेम्ब्रेन को कॉन्टीन्यूसली हिलाती रहती हैं। तो इसकी वजह से ये जो हेयर सेल्स हैं ये बेंड हो जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे बेंड हो गए। अब जब ये बेंड हो गए तो इसकी वजह से जो वाइब्रेशंस थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इसी में कन्वर्ट करना होता है हमने। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बन गए उन वाइब्रेशन के। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑडिटरी नर्व्स के ज़रिए ब्रेन तक चली जाती हैं और ब्रेन फिर इसको प्रोसेस करता है कि ये साउंड किस तरह की है। और ये सारा प्रोसेस विद इन सेकेंड्स होता है। तो साउंड गोज़ इनटू द एयर आउटर ईयर एंड मूव्स थ्रू द एयर कैनाल, ठीक है। आउटर ईयर में जाता है और मूव्स थ्रू द एयर कैनाल के ज़रिए इट हिट वहाँ पे जाके एयर ड्रम को हिट करता है एंड मेक इट वाइब्रेट, और वाइब्रेट करवाता है उसको। ये वाइब्रेशंस जो होते हैं फिर 3 टाइनी बोन्स में जाती हैं जिनके ये नाम है। और ये सारा काम जो ये पहला वाला आउटर ईयर में हुआ था, यहाँ से यहाँ तक मिडिल ईयर में, मिडिल ईयर का काम ख़त्म हो गया, कोक्लिया स्टार्ट हो गया जो कि इनर ईयर में आता है। अब ये साउंड वेव्स जो है वो कोक्लिया में पहुँच जाएंगी जो कि इनर ईयर में पड़ा हुआ है, विच हैज़ फ्लूइड, जिसके अंदर फ्लूइड है और टाइनी हेयर सेल्स हैं। द हेयर सेल्स टर्न द साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये हेयर सेल बेसिकली साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये सिग्नल्स जो होते हैं फिर ऑडिटरी नर्व या हेयरिंग नर्व के ज़रिए ब्रेन तक जाते हैं, जो कि फिर ब्रेन इसको अंडरस्टैंड करता है साउंड को कि हाँ कि किस तरह की आवाज़ है, या हम समझ सकते हैं कि कोई हमें क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट है व्हाट आर कॉमन सोर्सेज ऑफ हार्मफुल नॉइस, एसेस देयर इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। क्या हार्मफुल नॉइसेस के शोर क्या हैं? शोर जो होता है बेसिकली वो किन की वजह से बन रहा है और इसकी ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या नुकसान है। शोर हमें पता है ट्रैफिक, रोड व्हीकल्स, मशीन्स इन फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन वर्क, लाउड म्यूज़िक की वजह से, नॉइसी इवेंट्स होते हैं जिसमें म्यूज़िक बहुत ज़्यादा होता है, इन सब की वजह से शोर बन रहा है। इम्पैक्ट्स इसके यही है कि वी कैन कॉज हेयरिंग लॉस। हमारी हेयरिंग लॉस, हम कम सुनना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमारे कानों को नुकसान होता है। रिंगिंग इन ईयर्स, हमारे कानों में आवाज़ें फजूल की बजती रहती हैं क्योंकि कान ख़राब हो चुके होते हैं। सर दर्द रहता है, आप थके थके रहते हो, फटीक, क्योंकि आपको सुकून नहीं है। कैन कॉज स्ट्रेस, स्लीप प्रॉब्लम्स, सो नहीं सकते, हाई बीपी रहता है, डिफ़िकल्टी फोकसिंग, आप पढ़ाई पे स्टडी नहीं कर सकते। अगर कोई ऑफिस का काम कर रहे हो तो शोर बहुत ज़्यादा, तो आप वो नहीं सही से कर सकते, तो फोकस हट जाता है। और लर्निंग स्पेशली इन चिल्ड्रन, ठीक है, तो आप चिल्ड्रन बेसिकली पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे पाते। हाउ डू एनिमल्स यूज़ इंफ्रासाउंड फॉर कम्युनिकेशन, कंपेयर दिस विद ह्यूमन कम्युनिकेशन मेथड। बेसिकली हमें पता है कि इंफ्रा का मतलब होता है लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड, लोवेस्ट। और ह्यूमन की कम्युनिकेशन जो है, ह्यूमन सिर्फ 20 से 20,000 तक की अगर कोई साउंड है और उसकी फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 तक के दरमियान है तो वो सुन सकते हैं। 20 से कम वो नहीं सुन सकते, 20,000 से ज़्यादा वो नहीं सुन सकते। अगर कोई साउंड है जिसकी 20 से कम फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं इंफ्रा साउंड, मतलब कम, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी भी इसको बोला जाता है। और अगर कोई साउंड है जिसकी 20,000 से ज़्यादा, उसको बोला जाता है अल्ट्रा साउंड, मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अभी पूछा गया है कि एनिमल्स जो होते हैं वो किस तरह से इंफ्रा साउंड को कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। हमें पता है कि एनिमल्स यूज़ करते हैं। फिर उसको ह्यूमन कम्युनिकेशन मेथड से भी कंपेयर करो। एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, वेल्स यूज़ deep low sound called infrasound less than 20 hertz then dead human can not hear। हम नहीं सुन सकते, लेकिन जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, एलिफेंट्स हो गया, वेल्स हो गया, ये छोटी छोटी साउंड को सुन सकते हैं। देखो ये हमने जब टॉपिक किया था वहाँ पे हमने एक पॉइंट की फॉर्म में इसको लिखा भी था कि जितना बड़ा एनिमल होगा छोटी आवाज़ सुनेगा।
दिस साउंड कैन ट्रेवल वेरी फार थ्रू लैंड और वाटर, क्योंकि ये जो होती हैं ये बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकती हैं, पानी में भी और ज़मीन पे भी। तो एलिफेंट्स जो होते हैं अगर बहुत दूर दूर भी है ना जंगल के अंदर, तो वो फिर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। और इसी तरह वेल्स भी कम्युनिकेट कर सकती हैं, क्योंकि इंफ्रासाउंड ऐसी चीज़ है जो कि बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकती है। और ह्यूमंस कैन हेयर साउंड बिटवीन, और ह्यूमंस जो होते हैं वो 20 से 20,000 हर्ट्ज़ तक सुन सकते हैं सिर्फ। और दिस रेंज इंक्लूड नॉर्मल स्पीच, म्यूज़िक विच आर हाई फ्रिक्वेंसी, मतलब हमें इस रेंज में ही सारी बातें आ जाती हैं। हम म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, स्पीच भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं। ह्यूमन स्पीच जो होती है वो क्लियर और डिटेल होती है, बट इट ओनली ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंस। तो जो कि ह्यूमन की कम्युनिकेशन है रेंज है वो शॉर्ट डिस्टेंस तक है, जबकि इंफ्रासाउंड ऐसी हैं जो कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते, आप एक कोने में बैठे हुए हो और आप स्कूल में बैठे हुए हो और आप अपने मम्मा से घर में कांटेक्ट कर सको, ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपकी जो रेंज है ना वो सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस तक है, पास वाले बंदे ही सुन सकते हैं। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ह्यूमन यूज़ टेक्नोलॉजी, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो आप फिर इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे फ़ोन, इंटरनेट वगैरह का। तो एनिमल्स नहीं इसका यूज़ करते, क्योंकि वो इंफ्रासाउंड को यूज़ करते हैं जो कि वैसे ही दूर डिस्टेंस तक चली जाती है। फिर क्योंकि कंपेयर करना था तो आप कंपेयर करेंगे कि अगर हम फ्रीक्वेंसी की रेंज देखते हैं तो ह्यूमंस के लिए 20 से 20,000 हर्ट्ज़ के दरमियान है, और बिलो 20 से नीचे है तो वो इंफ्रासाउंड है। साउंड की टाइप जो होती है मीडियम टू हाई, और इनकी बहुत फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसकी मीडियम से हाई फ्रीक्वेंसी की रेंज है। फिर अगर रेंज देखते हैं तो शॉर्ट रेंज है, मतलब कि ये इसकी पहुंच जो है बहुत छोटी होती है। विदाउट टेक्नोलॉजी हम एक दूसरे से दूर तक बात नहीं कर सकते, इसकी लॉन्ग रेंज होती है, नेचुरली है। फिर टॉकिंग, टीचिंग और शेयरिंग, मतलब हम बोलते कि हम कहाँ बात करने के लिए, पढ़ाने के लिए, आइडियाज़ शेयर करने के लिए बोलते हैं। ये जो होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, अगर कोई ख़तरा हो उसको वार्न करने के लिए, फिर जगह बताने के लिए, स्टेइंग इन टच। और हेयर्ड बाय ह्यूमंस जो होगा ये तो हम सुन सकते हैं और ये हम सुन नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है कि एवेलुएट द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग। बेसिकली जब हमने अल्ट्रासाउंड टॉपिक किया था तो हमने उसमें इसका प्रॉपर्टी बढ़ी थी कि इसकी प्रॉपर्टी ये है कि हम इससे क्लीनिंग कर सकते हैं, जैसे ज्वेलरी को साफ़ कर सकते हैं, जो बहुत डेलिकेट चीज़ें होती हैं, नाजुक नाजुक सी उनको चीज़ें साफ़ कर सकते हैं। तो इट इज़ साउंड, बेसिकली ये सबसे पहले हम बताएंगे कि ये होता क्या। इट इज़ अ साउंड विद फ्रीक्वेंसी अबाउट 20,000 हर्ट्ज़। अगर कोई साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा है, जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन के लिए, हम उसको सुन नहीं सकते। और फिर एडवांटेजेस ये हैं कि हम डीप क्लीनिंग कर सकते हैं, जैसे कि रीचेज इनटू स्मॉल क्रैक्स एंड टाइनी स्पेसेस यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी होती है तो ये स्मॉल क्रैक्स कहीं पर आए हुए हैं, ये टाइनी स्पेसेस में भी अगर इसको साफ़ कर सकते हैं। बेसिकली जब हम इसको यूज़ करते हैं तो बबल्स बनती हैं और फिर इजीली चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। जेंटल, सेफ फॉर डेलिकेट थिंग्स लाइक ज्वेलरी, ग्लासेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, नो नीड फॉर हार्श स्क्रबिंग। हमें ज्वेलरी को स्क्रब करके साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ग्लासेस को या इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों को, या जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ऐसे किसी चीज़ को अपने इक्विपमेंट्स देख रहे होंगे, डेंटिस्ट के पास होते हैं जो जिसके ज़रिए वो ट्रीट करते हैं, उनको भी साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। फास्ट है और एफिशिएंट है, मतलब क्लीन कर सकते हैं क्विकली एंड थोरली, सेविंग टाइम एंड एफर्ट्स। फिर लिमिटेशंस यही है कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग मशीन्स कैन बी एक्सपेंसिव टू बाय और नॉट फॉर ऑल मटेरियल, जैसे कि डैमेज सॉफ्ट आइटम, तो ये हर मटेरियल के लिए नहीं है, ये डैमेज कर सकता है। जो बहुत सॉफ्ट आइटम्स होते हैं जैसे कि रबर और प्लास्टिक बहुत सॉफ्ट है तो उनको तो ये डैमेज कर सकता है। फिर लिक्विड डिपेंडेंट होता है, मतलब कि स्पेशल क्लीनिंग सोल्यूशन हमें चाहिए होता है बेटर रिजल्ट्स के लिए, एक स्पेशल लिक्विड चाहिए होता है। फिर क्वेश्चन 5 है वाई डज साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड्स देन लिक्विड एंड गैसेस। देखो हमें पता है साउंड क्या होती है कि वाइब्रेशंस होती हैं। बेसिकली ये पार्टिकल्स पड़े हुए होते हैं, ये वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से ये वाइब्रेट करता है, ये अपनी वाइब्रेशन इसको देता है, ये वाइब्रेट करने लग जाता है, तो तभी साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाती है। पार्टिकल खुद अपनी जगह से मूव नहीं करता, वाइब्रेशंस को आगे भेजता है। अब देखो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स में पार्टिकल साथ साथ जुड़े हुए होते हैं, ये वाइब्रेट करेगा तो ये फ़ौरन से अपनी वाइब्रेशन साथ वाले को दे देगा, ये फ़ौरन वाइब्रेशन साथ वाले को दे देगा, ये वाइब्रेट करने लग जाएगा, ये अपनी वाइब्रेशन साथ वाले को देगा, तो एक आवाज़ यहाँ पड़ी हुई है फ़ौरन से इस वाले में जल्दी से पहुँच जाएगी इस कॉर्नर तक। लेकिन अगर लिक्विड में देखो तो इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये वाइब्रेशन इसको इधर देने में इसको वक्त लगेगा, फिर ये इधर से इधर देगा, इसको वक्त लगेगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ से यहाँ तक इस कॉर्नर तक जो साउंड पहुँचेगी वो थोड़ी देर से पहुँचेगी। गैसेस में डिस्टेंस और बढ़ जाता है तो ये वाइब्रेशन इसको देगा, इसको और टाइम लगेगा। तो इस तरह से, इसलिए हम कहते हैं कि जो सॉलिड होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉलिड में साउंड तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जाती है, फिर उसके बाद लिक्विड में जाती है, फिर गैसेस में। तो गैसेस में सबसे बहुत लेट एक जगह से दूसरी जगह आवाज़ पहुँचती है। सो साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड्स बिकॉज द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर एंड अलाउइंग वाइब्रेशन टू पास क्विकली। वाइब्रेशन जो होती है क्विकली पास कर जाती है फ्रॉम वन पार्टिकल्स टू अनदर, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक। जबकि लिक्विड्स में देखते हैं तो ज़्यादा स्पेस होती है बिटवीन पार्टिकल्स के दरमियान देन सॉलिड्स, तो साउंड जो होती है वो स्लोअर मूव करती है। और गैसेज में मोर स्पेस होती है बिटवीन पार्टिकल्स, तो सॉलिड एज कम्पेयर टू सॉलिड्स और लिक्विड के मुकाबले में, सो साउंड मूव स्लोवेस्ट। क्वेश्चन 6 है हाउ टू प्लास्टिक ग्लासेस
with a string stretched between them could be better way to communicate than merely shouting than the air. क्वेश्चन क्या है कि अगर हम दो ऐसे ग्लास ले लें ना और उसको ऐसे स्ट्रिंग से बांध दें, किसी भी तार से बांध दें, और फिर एक आदमी बोले और एक सुने तो फ़ौरन से आपको आवाज़ सुनाई देगी एज़ कम्पेयर टू आपके चला चला कर चीखो तो आपको कम आवाज़ सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि जब वो चीखेगा तो वो उसका कम्युनिकेशन का तरीका क्या है, कौन से पार्टिकल्स उसके इर्द गिर्द एयर है, एयर के पार्टिकल इस आवाज़ को इधर तक लेकर जाएंगे। अभी हमने देखा एयर के पार्टिकल्स मतलब गैस है, और जब मैं इसको दो ऐसे कप्स का यूज़ कर लूँ या मैं दो ग्लासेस का यूज़ कर लूँ, उसको तार से बांध दूँ, तो अब मेरी जो साउंड है वो इससे जाएगी। ये भी क्या है, सॉलिड, और ये कप भी क्या है, सॉलिड है ना। तो सॉलिड से जल्दी से आवाज़ इधर से इधर चली जाएगी एज़ कम्पेयर टू अगर मैं चलाऊँ ऐसे यूज़ करूँ, क्योंकि तब गैस के ज़रिए जाएगी। तो अभी हमने देखा कि सॉलिड में जल्दी आवाज़ ट्रांसफ़र होती है एज़ कम्पेयर टू गैस। सो टू प्लास्टिक ग्लासेस कनेक्टेड विद अगर दो प्लास्टिक के ग्लासेस को आप कनेक्ट कर दो स्प्रिंग के साथ या स्ट्रिंग के साथ, तो वर्क करता है बेटर देन शाउटिंग बिकॉज साउंड ट्रेवल बेटर थ्रू सॉलिड्स, और ठीक है, और देन थ्रू एयर। द वाइब्रेशंस फ्रॉम योर वॉइस ट्रेवल अलॉन्ग द स्प्रिंग के ज़रिए या स्ट्रिंग के ज़रिए जाएगी डायरेक्टली टू द अदर कप तक जाएगी, क्योंकि वो सॉलिड की थी, एक सॉलिड से दूसरी चीज़ में सॉलिड में जल्दी से ट्रांसफर हो जाएगी। दिस मेक द साउंड क्लियर एंड लाउडर स्पेशली ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज और इन नॉइसी प्लेसेस। Question number 8 है ड्यूरिंग अ मैच इन अ क्रिकेट स्टेडियम यू सी अ बैट्समैन स्ट्राइकिंग द बॉल बट वी हेयर स्ट्रोक साउंड स्लाइटली लेटर देन दिस टाइम, एक्सप्लेन दिस टाइम डिफरेंस। सॉरी मैं क्वेश्चन नंबर 7 को इग्नोर कर दिया था। हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स हैविंग सेम लाउडनेस। दिस इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दो आवाज़ें हैं और दोनों की सेम लाउडनेस है, तो हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं पिच और क्वालिटी की जगह हम टिम्बर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, तो एक ही मतलब है। फिर पिच जो है डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। हाई पिच, अगर किसी चीज़ की पिच ज़्यादा है तो फिर मतलब आपने देखा था कि ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, मतलब पिच डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। अगर एक आवाज़ है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और फिर एक आवाज़ है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी क्या है कि इसमें वेव्स, जो नंबर ऑफ़ वेव्स हैं 1 2, वेव क्या होती है यहाँ से यहाँ तक, इसमें यहाँ से यहाँ तक एक वेव, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरी वेव, यहाँ से यहाँ तक तीसरी वेव, यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसमें जो है वो 3-4 वेव्स हैं और इसमें सिर्फ 2 वेव्स हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है ज़्यादा, ये हमने अब हमारे लिए बच्चों वाली बातें हो चुकी हैं, पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया। ओके, हम कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी अगर इसकी ज़्यादा है तो जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है आवाज़ उतनी पतली होती है। तो बेसिकली पिच क्या है कि अब हाई पिच है तो मतलब आवाज़ जो है विसल की तरह है, और लो पिच है तो मतलब आवाज़ जो है ड्रम की तरह भारी आवाज़ है। एंड कैन हैव सेम लाउडनेस बट साउंड वेरी डिफरेंट। बेशक उनकी लाउडनेस जो है वो सेम हो, लेकिन उनकी जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो पतली आवाज़ हो जाती है। फिर आते हैं क्वालिटी के। इट इज़ वैसे भी ये यूनिक करेक्टर होता है साउंड का। अ गिटार एंड पियानो प्लेइंग द सेम नोट एट सेम लाउडनेस, मतलब एक ही जैसी ट्यून जो है वो प्ले की जा रही है गिटार से भी और पियानो से भी, तो दोनों हमें सेम लग रही हैं, सेम लाउडनेस से प्ले की जा रही है। लेकिन फिर भी हम थिम्बर या क्वालिटी के ज़रिए बता सकते हैं कि ये आवाज़ गिटार की है और ये आवाज़ जो है पियानो की है। तो दिस डिफरेंस हैपन बिकॉज लाइट ट्रैवल फास्टर। ओके, ये अगले का है। ओके, अगला क्वेश्चन वैसे हमने पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर अगर 8 देखते हैं तो वो ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में ये था कि जब एक स्टेडियम में बैट्समैन मैच खेल रहा है और उसने कोई छक्का मारा है, तो हम पहले देखते हैं, हमें दिख रही होती है बॉल मतलब यूँ जा रही है, बाद में उसकी आवाज़ आती है हमें, मतलब जब बैट के साथ वो टकराई थी उसकी आवाज़ बाद में आती है, देखते हम पहले हैं, बॉल आगे चली जाती है फिर हम देख सकते हैं, फिर हमें आवाज़ सुनाई देती है। इस देखने मतलब लाइट, सुनना मतलब साउंड, क्योंकि लाइट जो होती है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और साउंड की स्पीड कम होती है, इसीलिए हम देख पहले पाते हैं और सुन बाद में पाते हैं। तो वो जो डिफरेंस आया था ये वो इसलिए आता है क्योंकि लाइट ट्रैवल करती है फास्टर देन साउंड। लाइट फ्रॉम इवेंट, यहाँ पे टी आएगा। इवेंट क्या था, लाइक बॉल का हिट करना बैट के साथ, बैट हिटिंग द, यही की बात है। रीचेज़ योर आइज़ ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, आप उसको फ़ौरन देख लेते हो क्योंकि वो इतनी तेज़ होती है, उसकी स्पीड 3 × 10⁸ होती है, लेकिन साउंड की स्पीड सिर्फ 343 होती है एयर में, तो वो स्लोवर होती है, तो इसीलिए हमें आवाज़ बाद में सुनाई देती है। सो व्हेन यू सी द स्ट्रोक बिफोर यू हेयर इट, सो यू सी, ओके, दैट्स वाई ड्यूरिंग अ क्रिकेट मैच यू सी द बैट हिट द बॉल फर्स्ट एंड हेयर द साउंड अ मोमेंट लेटर, इसलिए आवाज़ बाद में आती है और देख पहले लेते हो कि बैट ने बॉल को हिट करके बॉल आगे चली गई। इसको मैं आपको इस तरह भी समझा सकती हूँ कि जब बिजली चमकती है तो देखो बिजली पहले नीचे हमें शाइन पहले हो जाती है, हम उसको देख लेते हैं और आवाज़ बिजली की चमक की बाद में आती है, क्योंकि बिजली लाइट है वो जल्दी से आ जाती है और हम उसको देख पाते हैं, और साउंड
जो उसकी गरज की आवाज़ है वो लेट आती है क्योंकि उसकी स्पीड कम होती है, तो हमें बाद में सुनाई देती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन पेंडुलम वाइब्रेट्स वी डू नॉट हेयर इट साउंड वाई। जब पेंडुलम वाइब्रेट करता है ना तो हमें उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती, क्योंकि जो वाइब्रेशंस होती हैं ना वो बहुत स्लो और वीक होती हैं। तो अगर वो स्लो है, वीक है, मतलब उनके पास एनर्जी इतनी नहीं होती। तो व्हेन अ पेंडुलम वाइब्रेट वी डू नॉट हेयर इट साउंड बिकॉज वाइब्रेशंस आर वेरी स्लो एंड वीक, दे प्रोड्यूस साउंड वेव्स विद लो फ्रीक्वेंसी एंड लो एनर्जी। जो साउंड वेव्स, तो वाइब्रेशंस वीक होती हैं और अगर कोई साउंड बना भी रही है तो वो बहुत लो फ्रीक्वेंसी की होती है। और साउंड जो होती है लो फ्रीक्वेंसी की कौन सी होती है, जो 20 से कम होती हैं, और 20 से कम वाली हम सुन ही नहीं पाते, सो वी कैन नॉट हेयर इट। ये भी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो स्टूडेंट्स जो है कॉरिडोर में खड़े हुए हैं और वो बातें कर रहे हैं, तो आप उनकी बातें दूसरे कमरे में, आप दूसरे कमरे में और कॉरिडोर में कोई बच्चे बातें कर रहे हैं, तो आप उनकी बात सुन रहे हो लेकिन आप उनको देख नहीं पा रहे हो। हाउ? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको पूरा प्रॉपर कंसेप्ट से समझाऊंगी। फॉर्मूला होता है V इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। लेमडा मतलब वेवलेंथ, और ये वेवलेंथ है, ये स्पीड है। तो आपने देखा कि स्पीड और वेवलेंथ का डायरेक्ट रिलेशन है, स्पीड और वेवलेंथ का डायरेक्ट रिलेशन है। अब जब मैं साउंड की बात करती हूँ तो साउंड की स्पीड क्या थी? कम, 343 थी ना, तो उसकी वेवलेंथ भी क्या होगी? कम। एरो डाउन मतलब में कम। फिर जब मैं बात करती हूँ लाइट की तो उसकी स्पीड क्या थी? ज़्यादा, क्योंकि 3 × 10⁸ बहुत ज़्यादा लाइट होती है, स्पीड होती है, तो उसकी वेवलेंथ भी क्या है? ज़्यादा। अब एक चीज़ होती है डायफ्रैक्शन, मतलब ये पड़ी हुई है रुकावट। यहाँ पे वेव सीधी सीधी आ रही थी, सीधी सीधी आ रही थी, आगे रुकावट आई तो वो अपने आप को ऐसे बेंड करके भी इस तक पहुँच जाती है। साउंड की इसको बोलते हैं डायफ्रैक्शन। अब साउंड ये तब होती है, डायफ्रैक्शन तब अच्छी होती है जब वेवलेंथ कम हो, ये कंडीशन है। साउंड की वेवलेंथ कम होती है तो उसमें डायफ्रैक्शन हो जाती है, लाइट की वेवलेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है तो उसमें डायफ्रैक्शन नहीं होती। अब डायफ्रैक्शन जब होती है, देखो मैं अगर इस रूम में खड़ी हुई हूँ तो मुझे इस रूम की बातें इस रूम में भी सुनाई देंगी, बेशक मैं अगर दरवाज़ा क्लोज़ भी कर दूँ, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर वेव्स तो आ रही थी, यहाँ पे थोड़ा सा दरवाजे के नीचे आप देखो वो होता है गैप, कि यहाँ से भी ऐसे मुड़ कर भी आप तक सुनाई दे जाते हैं, क्योंकि डायफ्रैक्ट हो सकती है। कोई भी कॉर्नर मिले, कोई भी कॉर्नर से ये ऐसे बेंड हो जाती है, बेंड होकर पहुँच जाती हैं, लेकिन लाइट बेंड नहीं हो पाती। तो वी कैन हेयर द साउंड बिकॉज साउंड की उस वेवलेंथ स्मॉल होती है, सो इट फॉलो डायफ्रैक्शन विच मीन्स इट कैन बेंड अराउंड द कॉर्नर्स एंड स्प्रेड थ्रू द ओपनिंग्स, बट we cannot see them because light have large wavelength, so it do not follow diffraction like sound, so it cannot bend around corners. That's why you cannot see, you only hear them. ठीक है, तो इसीलिए जब आप एक रूम में बैठे हो और दूसरे रूम में बैठे हुए हो तो आप एक दूसरे की आवाज़ें सुन सकते हो, क्योंकि आवाज़ बेंड होकर दूसरे कमरे तक आ जाती है, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते क्योंकि लाइट बेंड होकर आपकी आंखों तक नहीं पहुंचती। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू स्टॉप इको एंड रिवर्बरेशन इफेक्ट्स इन अ लार्ज रूम। जब आपने इको और रिवर्बरेशन को रोकना हो तो आप क्या स्टेप्स करोगे? एक्वेस्टिक वाला जो टॉपिक था उसमें हमने चीज़ें देखी थी कि आप अगर कारपेट्स को यूज़ कर लो, रग्स को यूज़ कर लो, कर्टेंस को यूज़ कर लो, ठीक है, तो ये सारी साउंड्स को क्या कर लेती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इसलिए जब साउंड एब्जॉर्ब हो जाएगी तो वो इको नहीं करेगी। इको कब करती है? जब लाइट आए और ऐसे करके फैल जाए, साउंड आए और ऐसे दोबारा रिफ्लेक्ट होकर आप तक आ जाए। तो एक तो साउंड आ रही थी, फिर रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी और शोर हो जाता है। तो अगर साउंड आए और मैं ऐसे नीचे कारपेट्स और रग्स यूज़ कर लूँ कि वो इसको एब्जॉर्ब कर लें, तो फिर रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो हमें इस तरह से शोर नहीं सुनाई देता। फिर हैंड थिक कर्टन्स और विंडोज़ आप यूज़ कर सकते हो रिफ्लेक्शंस को कम करने के लिए। एक्वेस्टिक पैनल्स और फोम्स ऑन वॉल्स के अंदर आप फोम यूज़ कर लो, ये हमने उधर पढ़ा था कि पैनल्स, फोम्स, ऐसी सारी चीज़ें क्या होती हैं। सीलिंग्स लगा लो, सीलिंग भी आपके पास ऐसी चीज़ है जो कि साउंड को, एक्स्ट्रा साउंड को अब्जॉर्ब कर लेती है। फिर सॉफ्ट फर्नीचर्स यूज़ करो, जैसे कि सोफ़ास, कुशन्स, जो कि नॉइज़ को कम करते हैं। बेयर हार्ड सर्फेसिस को अवॉइड कर दो, क्योंकि हार्ड सरफेस, जितनी ज़्यादा सरफेस हार्ड होगी ना उतनी साउंड रिफ्लेक्ट होकर आएगी, जितनी ये सॉफ्ट होगी ना तो साउंड उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, साउंड को। ओके, उसके बाद यहाँ से ना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन में नोट्स में दिया हुआ है कि बिटवीन इको एंड रिवर्बरेशन में डिफरेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मुझे ये मिल नहीं रहा, वरना मैं इसकी भी वीडियो डाल देती यहाँ पर, लेकिन मैंने नोट्स में इसको प्रोवाइड किया हुआ है।
मैं आपको यहाँ पे उसका मेन डिफरेंस जस्ट समझा देती हूँ कि इको क्या होती है। इको ये होती है कि अगर आप पहाड़ों पर चले गए हो और आपने पहाड़ों पर इतना, इको की दो कंडीशंस होती हैं। एक कि वो रिफ़्लेक्ट होकर जो साउंड आए ना वो 0.1 सेकंड के अंदर अंदर आए, दूसरा डिस्टेंस जो है वो 17 मीटर हो। अगर ये दोनों कंडीशन सही हैं तो इको होगी। अब होता क्या है, अगेन बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पहाड़ों वगैरह पे खड़े हुए हो, यहाँ पे पहाड़ है और आप यहाँ पे कहीं खड़े हुए हो, तो आपका और पहाड़ का एक तो डिस्टेंस क्या है 17 मीटर होना चाहिए। दूसरा आप यहाँ पर हेलो वर्ड बोलते हो, हेलो बोला आपने, आवाज़ गई, ये क्योंकि सख्त सरफेस होती है रिफ़्लेक्ट होकर वापस आएगी और आकर दोबारा से हेलो वर्ड बार बार आपने एक दफ़ा बोला, ये कोई 5-6 दफ़ा रिपीट होगा, इसको बोलते हैं गूंज। अगर ये वापस रिफ़्लेक्ट होकर 0.1 सेकंड में आया और डिस्टेंस आपका और पहाड़ के दरमियान 17 मीटर है और वापस ये 0.1 सेकंड में आई, तो आपको बार बार आवाज़ सुनाई देगी और इसको बोलते हैं इको। और ये 17 मीटर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। रिवर्बरेशन क्या है कि आप रूम में खड़े हुए हो और रूम में खड़े होकर, या वॉशरूम में भी अक्सर ऐसा होता है कि आप चिल्ला रहे हो और जब आप चिल्ला रहे हो तो आपने वर्ड बोला हेलो, तो आपको पूरा हेलो नहीं सुनाई देगा, ऐसे लगभग सेम ही सुनाई देगा, जैसे ओ सुना दिए। आपने बोला हेलो और आपको सुनाई दिए ओ, तो फिर ये रिवर्बरेशन है। क्योंकि रूम में क्या दीवार, आपने बोला हेलो, टकरा के ये वापस आया। इसमें बेसिकली आवाज़ वही एग्जैक्ट सुनाई देती है, इसमें आवाज़ घुल मिल जाती है, जैसे ओ बन गया या कुछ तो मिक्स हो जाती है। इसके लिए डिस्टेंस 17 मीटर होना ज़रूरी है। इसके लिए डिस्टेंस कम भी हो सकता है, ठीक है, मैटर नहीं करता। तो ये डिस्टेंस कम पर भी हो सकती है। ये आवाज़ क्लियर नहीं सुनाई देती दोबारा, और ये आपको इको में क्लियर आवाज़ दोबारा सुनाई देती है, ठीक है। दूसरा ये कि जो इको है ना, उसके लिए जो टाइम सेकंड है, जो डिले था अभी मैंने बताया 0.1 सेकंड है, ठीक है। लेकिन उसके लिए जो रिवर्बरेशन है कोई क्लियर डिले नहीं है, मतलब आपको ऑलमोस्ट इमीडिएटली आवाज़ सुनाई देती है, ये समझ लो, फ़ौरन ही सुनाई देती है, लेकिन उसमें 0.1 सेकंड के बाद आती है। अब मैंने यहाँ पे तीनों कंसेप्ट लिखे हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। रिफ्लेक्शन क्या होती है? आवाज़ का किसी भी मीडियम से टकरा के वापस आना। आवाज़ का किसी भी मीडियम से टकरा के 0.1 सेकंड का डिले के बाद आना वापस, और जो आवाज़ वापस आए वो बिल्कुल क्लियर होती है। ये जो फ़ौरन तो सुनाई देती है लेकिन क्लियर नहीं होती, मिक्स हो जाती है, मिक्स आवाज़, और ये क्लियर होती है। फ़ौरन मिक्स हो जाए, 0.1 सेकंड के बाद क्लियर सुनाई दे। इसके लिए जब ये जाके वापस आए तो वो जो टाइम डिले है वो कोई भी हो सकता है, कोई भी टाइम, ज़्यादा कम कुछ भी। ये 0.1 मस्ट, 0.1 से कम रिवर्बरेशन में ये आवाज़ फ़ौरन आती है, 0.1 से भी कम टाइम में, लेकिन मिक्स होती है, ये क्लियर होती है, और वो कोई भी टाइम में रिफ्लेक्शन में वापस आ सकती है। रिफ्लेक्शन कहीं पर भी हो सकता है, इको से खुली जगह पे होता है, जैसे माउंटेन्स वगैरह। रिवर्बरेशन बंद जगह, बिल्कुल क्लोज रूम होना चाहिए, क्लोज रूम, हॉल वगैरह। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।